नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस समय तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 8,000 लोगों की उपस्थिति में और कई राष्ट्र प्रमुखों की भी मौजूदगी में, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में एक तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक होता है। जो अटैकर हैं वो सेना की वर्दी में हैं और देखते ही देखते 10 लाशें जो हैं वो बिछ जाती हैं और कई घायल हो जाते हैं। ड्राइवर असंतुलित हो जाता है, बस गहरे खड्ड में जाकर के गिरती है और उसके बाद जब जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो अपनी जांच पड़ताल शुरू करती हैं तो उनको पता चलता है कि इसके पीछे सीमा पार में बैठी हुई ताकतों का और बहुत संभव है कि पाकिस्तानी सेना का, वहाँ के निज़ाम का हाथ है। उन्होंने इस अटैक का समय ठीक वो चुना जब भारत के कई पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख नई दिल्ली में थे, जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण चल रहा था और जब पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली के घटनाक्रम पर थी। एक दो और घटनाएं हुई हैं उन पर और इसके पीछे की मंशा पर, और जम्मू कश्मीर को लेकर के जो हम लोग थोड़े से इधर लापरवाह से हो गए हैं, ये सोच करके हमने आतंकवादियों का एक तरीके से सफाया ही कर दिया है, बस कुछ मुट्ठी भर बचे हैं। तो ये जो संतुष्टि का भाव है, ये जो लापरवाही है, ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो केवल पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, चीन में भी हैं, 7 समंदर पार यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, और ये सब इतनी आसानी से इस सब को खत्म होने नहीं देंगे। मेरे साथ इस समय चीन से जुड़ रहे हैं सुमित जैन साहब, तो उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम ओंकार जी। जय श्री राम। सुमित जी, ठीक उस समय अटैक होता है तीर्थयात्रियों की बस पर जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? संकेत और संदेश क्या देना चाहते थे इन आतंकवादियों के जरिए भारत के दुश्मन? ओंकार जी, मेरी कई जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ मेरी बात होती है। मैंने शोज भी करे हैं वहां पर जाकर। तो जब ये रिजल्ट्स आए हैं 4 तारीख को, उसी दिन से पाकिस्तानियों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये एक वीक प्रधानमंत्री बनेंगे अगर मोदी जी आए। अगर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मोदी जी आए तो वीक प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि उन्हें आशंका थी कि हो सकता है कि उनका फेवरेट राहुल गांधी दोबारा से बोल दिया, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहां पर ऑलरेडी मिठाइयां बांटनी शुरू हो गई थी। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, मोदी तो गए हो। लेकिन जब मोदी जी आए हैं, तो उसे जब इनको इंडिकेशन हो गया कि मोदी जी ही आएंगे, तो ये टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी कितने स्ट्रांग या कितने वीक प्रधानमंत्री हैं। और टेस्ट करने का तरीका पाकिस्तान के पास एक ही लिटमस टेस्ट है कि एक आधा अटैक किया जाए। वकार जी, एक चीज बताइए, पिछले 10 सालों में हमने सिविलियंस के ऊपर अटैक होता नहीं देखा है। हमने हमेशा जो देखा है वो आर्मी के ऊपर ही अटैक किया और हमने उसका जवाब भी दिया है। 10 सालों के बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है? दैट मीन्स 2 मैसेजेस हैं। एक, वेलकम टू द प्राइम मिनिस्टर सीट विच इज फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कि कांटों से भरी हुई जो सीट है, इसके ऊपर मुबारक हो। एक तो मैसेज मोदी जी को ये है। और दूसरा,
दूसरा मैसेज ये है, अब आप चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ही मुसलमान तुष्टीकरण में वो कितना बढ़-चढ़ कर काम करते रहे हैं, ये पाकिस्तान को भी मालूम है। वो इस मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है कि एक्सेप्ट ही ना करें, समर्थन वापस ले लें। तो उन्होंने एक तरह से टेस्ट करने की कोशिश करी है मोदी जी को, मोदी जी के एलाइज़ को कि अब मोदी जी क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे, या जिस तरह पिछले 1 साल से हमने जवाब नहीं दिया है, ये 4th अटैक है। 3 अटैक और हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर, कभी 3 कभी 4 जवान हमारे मारे जाते हैं। लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, कभी ये सोचकर कि G20 आ रहा है, कभी ये सोचकर कि इलेक्शंस हैं, कभी ये सोचकर कि सही टाइम के ऊपर जवाब दिया जाएगा, पूरा फुल एंड फाइनल इकट्ठा करके। लेकिन अभी जो किया है, वो ये है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आइए। ये मैसेज है मोदी जी के लिए, ताकि इनकी रास्ते को थोड़ा-सा और हिलाया जाए, तंग किया जाए, एलाइज़ के थ्रू मैसेज भेजा जाए कि जवाब नहीं देना है। और अगर मोदी जी जवाब अब नहीं देते, तो ये और ज़्यादा वीक प्रधानमंत्री कहलाएँगे। ये भी वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये एक टेम्परेचर को चेक करने के लिए है कि हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक मोदी जी इज़। अब आप बोलेंगे यार टेस्ट करने के लिए एक अटैक करवाना ज़रूरी था। भई बड़ा ईज़ी है। हमारे लिए इंसान हैं, उनके लिए इंसानों की वैल्यू नहीं है। अगर हमने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर भी दी, फिर जाकर 200-300 उग्रवादी मार दिए, वो तो फैक्ट ही मरने के लिए है। वो हमारे यहाँ पर आकर मरे या अपनी कंट्री में बैठे-बैठे मरे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जन्म जो है उन्होंने ठान लिया है कि हम मरने के लिए ही तैयार हैं। फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें पड़ता है जिनके घर के लोग मारे गए। इसलिए इसका जवाब क्या देंगे मोदी जी? ये मोदी जी जाने, लेकिन मैं एज़ अ सनातनी अब एक ही चीज़ बार-बार हर चैनल पे जाके बोल रहा हूँ, मोदी जी कब तक? कब तक हिंदू सहन करेगा? क्या कभी हमने सुना है कि हज के ऊपर कोई काफ़िला जा रहा हो, उसके ऊपर अटैक किया हो? कभी नहीं। इतनी बार हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं सुनी है क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर नहीं है। लेकिन हिंदू कब तक सहन करेगा? कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी वो कहीं अमरनाथ जा रहे हैं, हमेशा हमारे ऊपर अटैक, और एक ट्वीट तक नहीं किया जाता कि मुझे गुस्सा है, हम बदला लेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे, कुछ तो लिख दीजिए। मणिपुर में एक लड़की के साथ जो क्रिश्चियन थी, उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है, आप कहते हैं मैं बड़ा चिंतित हूँ, दुखी हूँ। लेकिन हिंदुओं के साथ होता है, ट्वीट तक नहीं आता है, ना बॉलीवुड की तरफ से, ना लिब्रांडुओं की तरफ से, ना मोदी जी की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये कब तक हम सहन करते रहेंगे? इसलिए अब हमें हमें जवाब चाहिए। कई-कई बार हम भी बोलते थे रिस्ट्रेंट, अब और नहीं। नाउ इफ दे वांट टू टेस्ट अवर टेम्परेचर, दे वांट टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ आल्सो। और भारत अगर वैसे ही चलेगा जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे चलता रहा, तो फिर आप में और मनमोहन सिंह में या कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। अब लेट्स सी व्हाट ही डज़। मुझे लगता है कि अगले 100 दिनों में, 100 दिन तो बहुत लंबी बात है, मोदी जी की खुद की स्टेटमेंट थी। मोदी की गारंटी है, मैं कुछ भी होने नहीं दूँगा यहाँ पर। अब मोदी की गारंटी अंडर द टेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणियाँ कुछ ज़्यादा अतिवादी और अति उत्साहित हैं? क्योंकि चाहे उड़ी के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक हो, नरेंद्र मोदी तो कभी पीछे नहीं हटे। और जब इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो वो जानते हैं और बताते हैं पूरे देश को कि वो कैसे निपटते हैं अपने दुश्मनों के साथ में, या देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उनका ज़ीरो टॉलरेंस का जो रवैया रहता है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, देर-सवेर हो सकती है, पर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये सोच कर के तो हाथ पर हाथ रख कर के नहीं बैठ सकते हैं कि शायद मोदी इस बार कुछ ना करें। देखिए, पहली बात ये है, मैं शुरू से मोदी जी का समर्थक रहा हूँ, था, हूँ और रहूँगा कि जैसे उन्होंने भारत को तरक्की दिलाई है। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमने जवाब दिया, सर ये लड़ाई 1000 साल की है और ये चलती रहेगी, जब तक आप रूट कॉज़ को ठीक नहीं करेंगे। और ये जवाब देना बनता भी है और देना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आज
कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि 1 साल से हमने जवाब दिया भी नहीं है। मैं पहले बोला आपको 3 हो चुके हैं, ये चौथी बार अटैक है। हमने पिछले 3 का भी किसी न किसी बहाने के कारण कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं, G20 चल रही है, हम भी नहीं बोले कि मजबूरी थी। अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गए, G20 भी नहीं है, आगे कोई G7 ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा, जो भारत में हो रहा हो, अब जवाब चाहिए। और जवाब भी तगड़ा चाहिए। अब कट जो आपने 2 बार लगाए पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स में, इसकी अब की बार कट से भी बात नहीं बनेगी, अब पूँछ ही काटनी पड़ेगी। अब देखते हैं, मोदी जी कब करते हैं। और ठीक ऐसे समय नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। ट्वीट पर उन्होंने एक मैसेज दिया है और मैसेज में उन्होंने जो लिखा है मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालांकि दर्शकों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा। उन्होंने लिखा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। हाल के चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। आइए हम नफरत की जगह उम्मीद को लाएं और दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नियति को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं। आइए हम नफरत की जगह उम्मीद को लाएं। ये नफरत कौन पैदा करता है? ये नफरत कौन करता है? ये क्या मुझे बताने की जरूरत है? और नवाज शरीफ को क्या ये दिखाई नहीं देता है? ओमकार जी, पहली बात ये है कि नवाज़ शरीफ का ट्वीट आया है और उसके पहले किसका आया है? इसका शहबाज शरीफ का कब? जब अटैक हो गया उसके बाद, जब शपथ ले ली उसके बाद, पहले नहीं आया है। यानी कि अटैक करवाया है, वेलकम टू द सीट बोला है, उसके बाद ट्वीट किए हैं। और नफ़रत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने करवाया है अटैक हमारे लोगों के ऊपर, वो भी श्रद्धालुओं के ऊपर, जो कि सिर्फ़ एक माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। उसके बाद आप बोलते हैं कि नफ़रत को छोड़ दीजिए। कैसे नफ़रत ना करें आपके साथ नवाज़ जी? ये तो बता दीजिए हमें। नफ़रत आप शुरू करें, हमारे लोगों के ऊपर गोलियाँ आप चलाएँ और हमें बोलें हमारे से नफ़रत मत कीजिए। आप हमें काफ़िर बोलकर हमसे नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे नफ़रत भी ना करें। ये तो गुस्ताखी हो गई है। इनके ट्वीट से ही लगता है कि नफ़रतों को खत्म करें। नफ़रतें आप करते रहें, हम ना करें, अब ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, आप ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको तरक्की चाहिए आपके देश के अंदर। आपको मालूम है कि आप हमारे बिना तरक्की कर भी नहीं सकते, सर्वाइव भी कर नहीं सकते। इसलिए बातचीत करते हैं, तरक्की लेकर आते हैं। हम तो तरक्की कर रहे हैं आपके बिना। किसकी तरक्की की बात कर रहे हैं? आपके साथ मिलकर हमारी तरक्की हो सकती है। आपके बिना वी आर डूइंग मच बेटर देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। और जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ा है, उसका भट्टा बैठ गया। चीन का हाल देख लीजिए। मैं आज ही यहाँ पर मार्केट में जाकर आया हूँ, आपसे शो करने से पहले। ओंकार जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्टोर है, उसमें आदमी ही नहीं है। पूरा स्टोर खाली पड़े हैं, खरीदार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ लिया, दुकान लुटवा कर बैठ गए। ये हालत है चाइना की। और नवाज शरीफ बोल रहा है, आप हमारे साथ मिलकर आइए तरक्की की बातें बोलते हैं। नहीं हो सकती। और मुझे इतना विश्वास है कि मोदी जी इस हरकत के बाद जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में करी है इस बार, अगर कोई इतनी सी भी आशा थी कि बातचीत शुरू हो सकती है, जो कि आशा थी भी नहीं, अगर कहीं चिंगारी कहीं थी मरी हुई, वो भी खत्म हो जाएगी। अब 29 तक बात ही नहीं होगी, ये भी श्योर है। नवाज शरीफ का अभी कुछ दिन पहले एक और बयान आया था जिस पर आपने गौर किया होगा, जब इन्होंने ये स्वीकार किया था कि एक अवसर ऐसा आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर आए थे, तब जो हमारे रिश्ते थे दोनों देशों के, वो बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ही भारत को धोखा दे दिया। ये बयान नवाज शरीफ का आया था और ये काम तो अब भी हो रहा है। अब तो उनके भाई वहाँ प्रधानमंत्री हैं और तब शपथ ग्रहण के दिन ये कांड करवा रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ की सेना जो है वो प्रधानमंत्री से इतनी ऊपर हो गई हो, या करगिल में भी जो कुछ हुआ हो तब नवाज शरीफ को ना बताया गया हो या पीएमओ को ना बताया गया हो। ऐसा तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ओंकार जी, मैंने आज ही शो किया है इसके ऊपर भी।
जब कारगिल भी हुआ था, तब भी जो वहाँ पे मुशर्रफ थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ को ये बोला था कि अगर आप कश्मीर का कुछ भी पार्ट ले लेते हैं, तो आपको जो जिना है उससे ऊपर की पदवी मिल जाएगी। और इन्होंने भी उस झांसे में आकर यस किया था। और जो ये ट्वीट की बात कर रहे हैं आप कि मोदी जी के लिए बोला था इन्होंने कि भई हमने गलतियाँ करी हैं जब वाजपेयी जी आए थे। ये ट्वीट तब था जब यहाँ पर ओपिनियन पोल्स आने शुरू हो गए थे कि 350 या 400 सीटें लेकर मोदी जी पूर्ण बहुमत से बहुत स्ट्रेंथ के साथ वो आने वाले हैं। उन्होंने घुटने पहले ही टेकने शुरू कर दिए थे कि अगर हमने अब अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, मोदी जी के साथ बातचीत हो ही नहीं सकती। वो विंडो खोलने की कोशिश कर रहे थे। साथ में एक हरकत और भी हुई थी। इन्हीं के हाई कोर्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि पीओके फॉरेन लैंड है। ये भी ओपिनियन पोल्स के टाइम पर ऐसा हाल हुआ था। आपको याद होगा ये 1 या यस, 2 तारीख की बात है। और जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। वो सारी बातें चेंज हो गई। इनको लगने लग गया कि अब मोदी जी उतनी स्ट्रेंथ से नहीं आएँगे, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कैबिनेट के अंदर, ये डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। इसलिए टेम्परेचर चेक किया गया है। तो आप समझ लीजिए 4 से पहले इनकी सोचने की तरीका डिफरेंट था मोदी जी के लिए, 4 के बाद डिफरेंट हो गया है। तो जो ये बातें बोल रहे थे कि हमने गलतियाँ करी हैं, अब ये दोबारा नहीं बोलेंगे। बेशक वो मिस्टर नवाज़ शरीफ हों या शहबाज़ शरीफ हों। तो इसलिए ओंकार जी इनके ऊपर हमने 75 साल विश्वास करके देख लिया, प्यार से बात करके देख ली, ये वो पूँछ है जो सीधी नहीं हो सकती। इसलिए बार-बार मैं बोलता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपने बोला है कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट हैपन टुगेदर। आई वुड से टेरर एंड टेरर्स फैक्ट्री बोथ हैव टू नाउ सेट राइट। आपको काम करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को हमेशा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। आप चीज़ों को लटकाने वाले आदमी नहीं हैं। राम मंदिर का काम शुरू किया, 2 सालों में पूरा करके दिखा दिया, जो कभी लगता ही नहीं था कि कोविड का टाइम होते हुए भी आपने राम के मंदिर को इतनी स्पीड से बनवाया है, या वो हमारा नया पार्लियामेंट क्यों ना हो। एक ये भी काम है पेंडिंग, करके दे खत्म कीजिए स्यापे को। ओह! 2014 में जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो सार्क देशों के जितने राष्ट्र प्रमुख थे, उनको नई दिल्ली बुलाया था, उनमें नवाज़ शरीफ भी थे। इस बार तो पाकिस्तान को पूछा ही नहीं और शायद शहबाज़ शरीफ अच्छे तरीके से जानते थे कि जो हालात पाकिस्तान की तरफ से पैदा हुए हैं, इमरान खान के समय से ही कशीदगियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। जब 370 खत्म किया गया, 35 से खत्म किया गया, तो नवा इमरान खान सरकार ने दुनिया के शायद ही किसी देश को छोड़ा हो जब भारतीय उच्चायोग या दूतावास के सामने हो हल्ले ना किए हों, प्रदर्शन ना किए हों, हिंसा ना की हो लोगों को जुटा करके। और यहाँ जो कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है जम्मू कश्मीर में, इनके जितने लश्कर के और दूसरे जितने भी इनके कमांडर थे, सबको जमी-दोज़ कर दिया, वहीं दफना दिया जहाँ मारा गया और बहुत हद तक जम्मू कश्मीर को नियंत्रित कर लिया गया और माहौल चेंज हुआ है, ये पाकिस्तान के लोग भी अब स्वीकार करते हैं और पीओजेके के लोग भी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। वहाँ धरने, प्रदर्शन, पिछले दिनों वहाँ भी फायरिंग हुई है, 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में शहबाज शरीफ को ना आमंत्रित करके भी नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को एक बहुत कड़ा मैसेज भेजा है। देखिए ओंकार जी 2019 में भी हमने इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और इस बार भी नहीं दी, क्योंकि मोदी जी ने आपने देखा होगा कभी पाकिस्तान का नाम भी अपनी स्पीचेस में लेना स्वीकार नहीं किया है। ना जयशंकर जी लेते हैं, ना ये लेते हैं, बिकॉज़ फॉर अस पाकिस्तान इज़ लाइक नॉन एक्जिस्टेंट, इर्रेलेवेंट है। और वो दिखा भी दिया हमने कि हमने सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया, बिकॉज़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और हमने बाकी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को बुलाया। अब पाकिस्तान को लगा कि हमें नहीं बुलाया है, तो अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको भेज दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके जो टेररिस्ट हैं, हाफिज़ सईद हो, वो पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान के बाद प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स तो यही हैं, जिन्हें भेजकर इन्होंने अटैक करवाया है। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि आपने हमें नहीं भी बुलाया तो भी हम पहुँच गए हैं। पर हाफिज़ और सईद तो अल्लाह को प्यारे होते-होते बचे थे, उनके घर के पास ही धमाका हुआ था। देखिए ये तो होता रहेगा,
यह अग्निवीर बोल रहा हूँ, ये जो छुपे हुए वीर है हमारे हैं कि किसके हैं पता नहीं, हो सकता है महादेव की ही सेना काम कर रही हो, लेकिन काम पूरे कर रही है और लेकिन वो भी बहुत देर से शांत हैं। मुझे लगता है वो भी दोबारा से एक्टिवेट किए जाएँगे। महादेव ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, वो अपनी सेना को दोबारा एक्टिवेट करेंगे। हो सकता है कहीं दोस्ती यारी में हमने रोक दिया हो काम, लेकिन अब अब काम होगा और होना भी चाहिए। ओंकार जी मेरा दोबारा से मैं कटघरे में मोदी जी को खड़ा नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट है सनातनी की तरफ से, कब तक हम सहन करेंगे और कब तक हम हमेशा फ़ॉलो अप करते रहेंगे? उन्होंने अटैक किया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो फिर अटैक करेंगे, हम फिर जवाब देंगे। कब तक ये टॉम एंड जेरी चलता रहेगा? कब हम भी लीड लेंगे और दूसरे को हक्का-बक्का करेंगे? क्वेश्चन यही है, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, हू विल टेक द लीड? वो तो आपको सीधी धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट राइट ऑफ न्यूक्लियर अटैक हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास सेकंड राइट है। अब हमें तो कभी किसी से परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन हमारी जेब में रहती है। तब जब अगला आदमी आपके साथ महाभारत कर रहा हो, छल की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो वो ना छोड़ते हों, आपको रामचंद्र बनने के लिए किसने बोला है? मैदान में उतरिए, जिस तरह भी करना है, आप कीजिए, लेकिन दुश्मन को जवाब देना पड़ेगा। येस, आपने उनको इर्रेलेवेंट कर दिया, लेकिन इसके अलावा अब उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना पड़ेगा। आपने उन्हें पूरे दुनिया में इर्रेलेवेंट कर दिया, हम मानते हैं। आपने बोला था मैं कटोरा लेकर इनको दुनिया भर में चक्कर लगवाने के लिए मजबूर करूँगा, आपने कर दिया। जो आज तक 75 सालों में कोई नहीं कर सका। इसलिए अगर हम आज आपसे उम्मीद रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। एक स्टेटमेंट और थी, जो आप ही ने बोली थी, यूके में जाकर एक बार, कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता दोस्तों। एक तो ये था। दूसरा, उसी भाषा में मुझे जवाब देना आता है, जो सामने वाले को समझ आती है। इन 2 चीज़ों को मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस बार आपकी और मजबूरियाँ रहती होंगी। गवर्नमेंट बनानी है, चलानी भी है और सबका साथ भी लेकर चलानी है। लेकिन 2 चीज़ें मुझे याद हैं, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। उसी भाषा में आप जवाब देते हैं और दूसरा, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अब सनातनियों को भी आदत पड़ गई है, हम भी अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। कब तक? कब तक हम सहन करेंगे? कब तक वेट करते रहेंगे? उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो घटना के कितने दिन बाद हुई थी? और पुलवामा में जो घटना हुई थी, इस एयर स्ट्राइक कितने दिन बाद हुई थी? अभी तो देखिए एयर प्रधानमंत्री स्ट्राइक बने उनको प्रधानमंत्री बने हुए 2 दिन हुए हैं। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली है। अभी कैबिनेट की मीटिंग है, मंत्री अभी अपने विभाग सँभाल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी सँभाल रहे होंगे। इतनी जल्दबाज़ी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ओंकार जी, मैं तो जल्दबाज़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम तो 5 साल क्या 10 साल वेट करते रहे कि कोई बड़े-बड़े एक्शन होंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस है, हज़ार साल से वेट कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट आई है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और कुछ भी नहीं। और रिमाइंड करवाना हमारा और आपका काम भी है। कई बार होता है कि गवर्नमेंट के पास इतने बड़े-बड़े काम होते हैं, संगठन में लोगों को चलाना है साथ में, मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, पोर्टफोलियो भी बाँटने हैं। हम समझते हैं, ये छोटी-मोटी चीज़ें कई बार नज़र से नज़रअंदाज हो जाती हैं। हमारा काम ही है गवर्नमेंट को बताना और उनको दिखाना कि भैया ये काम है, कहीं ये भूल ना जाना। ईसीजी का बल्ब ल लेके आना, सारे घर के बल्ब बल्ब जो हैं अब बदलने वाले भी हैं। इसलिए याद दिलाना हमारा काम है और कराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को 2 दिन हुए हैं, मोदी जी 24 घंटे काम करने वाले आदमी हैं, हमें ये भी पता है। अगर मनमोहन सिंह होते हम याद भी दिलाते नहीं उनको। ये मोदी हैं अरे और हर साहब! चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि मोदी है तो इन मुमकिन है, इन इसीलिए याद भी दिला रहे हैं। इन 5 सालों में तो आप पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में देखेंगे। ये मोदी जी कहें ना कहें, लेकिन मैं कह रहा हूँ और आप भी जानते हैं। मैं भी अच्छा, जानता अगले हूँ और एक चीज़ अगले ओंकार जी, जी मैं हाँ। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये चीज़ के ऊपर चाइना को भी चिंता है कि ये 5 साल इसीलिए चाइना ने बढ़-चढ़ कर मैंने आपके शोज़ के ऊपर भी बहुत बार ये बात करी थी कि चाइना कितनी फंडिंग कर रहा है, इंटरफेयर करने की हमारी इलेक्शंस में। आप ही के शोज़ के ऊपर मैंने बहुत बार बात करी थी। कोई और बात नहीं कर रहा था इसके लिए। समय से पहले मैंने बता दिया था आपको
कि कैसे सोशल मीडिया, ऑपोजिशन सबको इकट्ठा जोड़कर नैरेटिव बनाए जाएँगे कि मोदी जी को 400 पार नहीं होने देना है। और कहीं न कहीं वो कामयाब भी हो गए अपने नैरेटिव में। और चिंता क्या है कि अगर पीओके या गिलगिट का कोई एरिया भारत ले गया, तो उनका सी पैक कंप्लीटली पैक हो जाएगा परमानेंटली। ये चिंता चीन को भी है। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। तो देर-सवेर ये 5 साल मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है अगले डेढ़ 2 साल में ये काम हो जाएगा। बहरहाल अगले विषय पे बढ़ते हैं। अभी विश्व कप में टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई है भारतीय टीम ने, उसके बाद तो पूरा पाकिस्तान ऐसा रो रहा है, स्टूडियो में भी तालाब बन गए हैं, जो एंकर्स हैं वो ऐसे फूट-फूट करके रो रही हैं और बुरा हाल है। और बड़ी लानते-मनानते जो है अपनी टीम को दी जा रही हैं। बाबर का तो जैसे वो बिल्कुल कब्र खोदने को तैयार हैं। और एक ऐसी भी हमने बाइट देखी है जिसमें एक बड़बुक जो है वो ये कह रहा है कि साहब हमने तो चूँकि कलमा पढ़ रखा है और हम तो बहुत ही पाक किस्म के लोग हैं और बड़ी पावर हमारे भीतर है, तो जीतना तो हमें ही था, हिंदुओं को तो हारना ही था। ये गलतफ़हमी कब दूर होगी इनकी? कितनी बार पंकज और कितनी बार और इनको जो है वो जमी-दोज किया जाएगा, तब इनको यकीन आएगा कि भारत ही हरा रहा है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। पंकज जी, मैंने शुरू में बोला था, कुछ पूछ ऐसी होती है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान उसी पूछ का नाम है। आप जितना मर्ज़ी इनको करते रहिए, ये कभी भी सीधे नहीं होंगे और जब एक बार गलती से कभी जीत गए, तो तभी बोलना शुरू कर दिया, इस्लाम की जीत हुई है इस बार। आपको याद होगा जब ये जीते थे। चैंपियनशिप में। हुँ। हाँ, और बोला भी इनके बहुत बड़बोले जो नेता थे, फवाद चौधरी नहीं, वो रशीद, उसने बोला हाँ, था हाँ। ये, आज इस्लाम की जीत हुई है। मतलब कि पाव-पाव इस्लाम हज़ार बार पाव प पाव-पाव भर वाले बम पाव-पाव वाले के जो। हाँ, हुँ। पाव-पाव वाले एटम बम वाले, उन्होंने बोला था, शेख रशीद ने। और हज़ार बार हमारे से हारने के बाद एक बार जीत गए, तो इस्लाम की जीत है, यानी कि जो हार हुई है, उसके ऊपर कोई इनको शर्म भी नहीं है और आ भी नहीं सकती। ये जो चूरन इनको पिलाया जाता है कि आप पाक हैं, सबसे ऊपर आप हैं, हिंदू आपके सामने कुछ नहीं है। अब उसको जस्टिफाई कराने के लिए इन्हें ये बातें बोलनी पड़ती हैं। इनकी मजबूरी है बेचारों की, क्या करें? अब मुझे तरस आता है कई बार। ओंकार जी, तरस इसलिए आता है, आपने हमेशा देखा होगा अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, ये हमेशा हिंदुओं के नाम रखकर, ये लड़कियों को भी फँसाते हैं और यहाँ पे हमारे कमेंट्स भी डालते हैं। इतना इनको शर्म आती है अपना नाम भी, असली मुसलमान नाम रखकर कमेंट देने में भी इतनी इनको शर्म आती है। आपने कभी हिंदू को देखा है कि किसी मुसलमान का नाम रखकर कभी ट्वीट कर दिया हो, कभी मैसेज दे दिया हो? हमें गर्व है अपने नाम पर, अपने धर्म के ऊपर। हम ये सहारा लेते ही नहीं कि किसी और का नाम लेकर छुपाकर बेचारे ट्वीट भी करते हैं, तो छुपाकर करते हैं। इसलिए तरस आता मुझे इनके ऊपर। और जो ये शर्मनाक हार है, हमने भी सोचा चलो यार थोड़े बहुते रन्स दे देते हैं, आसानी से जीत जाएँगे, हमेशा हारते हैं। ये हमारी देखिए दरियादिली। लेकिन जब हमने देखा कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है जीतने का, हमने बोला ठीक है जीत लेते हैं, जीत भी लिया। ये हालत है, इतना लो स्कोरिंग मैच, उसके बाद भी पाकिस्तान जीत ना सके, वो हारे क्यों हैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं। दे वर इन अ विनिंग पोज़ीशन, 70-80 स्कोर मार चुके थे, 4-5 विकेटें गिरी थी सिर्फ। लेकिन इनको वहाँ पर जो खुंदक इनके साथ अंदर अंदर दिलों में है हमारे लिए, वो खुंदक के कारण इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करी, हँसी मुसलमान। ये उसको दिखाने के चक्कर में हारे हैं, वरना ये मैच वो जीत सकते थे, उनके हाथ में था मैच। लेकिन हमने भी पंजे जो होता है शेर के पंजे से, वैसे तो सूअर के पंजे से बोलना चाहिए, उसके मुँह से निकाल के हम मैच लेके आए हैं और जीते भी हैं। और यही हमारी एक स्ट्रेंथ है, जो हमने हमने मैच खेला मैच की तरह, उन्होंने मैच खेला युद्ध की तरह और युद्ध कभी भी ये हमारे से तो जीत नहीं सकते, ये तो हमने 4 बार दिखा दिया उनको। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते।